नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फ्रांस की क्रांति के इस तीसरे एपिसोड में। पहले और दूसरे क्लास में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की स्थिति और फ्रांस में क्रांति की भावना के का प्रादुर्भाव को हमने पिछले दो क्लास में देखा है। आज का ये जो क्लास है इसमें हम फ्रांस में जो लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट हैं, उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय फ्रांस में जो राज दरबार था उसका क्या स्थिति था, राजा और जो रानी थे उनका क्या स्थिति था। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लुई 15वां, जिसकी मृत्यु 1574 ईस्वी में 1500 नहीं 1774 ईस्वी में लुई 15वां की मृत्यु के बाद लुई 16वां 16 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बनता है। चूंकि लुई 16वां की प्रारंभिक जो विदेशिक नीति थी, जिसके कारण फ्रांस का बहुत सारा जो हिस्सा था वो भी उसके हाथ से निकल गया था और उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। इसी तरीके से 1776 ईस्वी में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें भी फ्रांस के द्वारा अमेरिकियों की मदद की गई, धन, संपत्ति, हथियार और स्वयंसेवकों की मदद से, जिसमें फ्रांस के जो लोग थे वो एक तरीके से अमेरिका में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। इसका जो राजनीतिक परिणाम था वो तो सही निकला, क्योंकि इंग्लैंड को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ा। और इसके पीछे रीजन ये था कि चूंकि अमेरिकियों का मदद फ्रांस कर रहा था। इसके पीछे मेन जो कारण था वो ये था कि फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के परस्पर शत्रु थे, राजनीतिक शत्रु थे, क्योंकि उस समय जो उपनिवेशवाद का होड़ चल रहा था उसमें मुख्य रूप से यही दो देश जो थे वो सबसे आगे थे। और ये दोनों देश ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश को अपने कंट्रोल में लेना, वहां की रिसोर्सेज का अपने लिए यूज करना और वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये दोनों ही देशों का मेन उद्देश्य था, जिसकी झलक आप भारत में उपनिवेशवादों की होड़ में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से फ्रांस और इंग्लैंड परस्पर यहाँ भी लड़ते रहते थे। जब भी यूरोप में इनका युद्ध छिड़ जाता था तो भारत में भी जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां हैं वो आपस में युद्ध करने लगती थी। और जब यूरोप में उनके बीच शांति समझौता हो जाता था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी भारत में भी उनके बीच शांति समझौता स्थापित हो जाती थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों की मदद की, ताकि इंग्लैंड को नीचा दिखाया जा सके और फ्रांस का जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित किया जाए। और इसमें बहुत हद तक लुई 16वां कामयाब भी होता है। लेकिन इससे फ्रांस का जो अतिरिक्त बोझ है वो बढ़ जाता है, फ्रांस का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। अभी तक लुई 15वां जो अपना राज सिंहासन छोड़ के गया था, ऐसा माना जाता है कि लुई 16वां जो था उसके लिए राज सिंहासन जो था एक फूलों की सया नहीं बल्कि कांटों की सेज थी, क्योंकि लुई 15वां के समय में ही राज खजाना जो है वो खाली हो गया था। बाद में जब लुई 16वां राजा बना तो उसने भी लुई 15वीं की नीति का ही अनुसरण किया, जिससे फ्रांस का आर्थिक स्थिति
अब तक बहुत खराब हो चुका था। इसके साथ ही जो लुई 16वां थे, वो चूंकि इनका जो बचपन है वो बड़ा अय्याशी में बीता था, शिकार मौज मस्ती इन सारी चीजों में बीता था। कहने का मतलब है कि राज दरबार का जो विकृत मानसिकता है उसमें इसका पालन पोषण हुआ था, जिसका इसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। ऐसा माना जाता है कि लुई 16वां खुद व्यक्तिगत रूप से कोई क्रूर निर्दयी शासक नहीं था, लेकिन उसमें निर्णय शक्ति का अभाव था। क्या निर्णय लेना है उसका अभाव था, और उसके निर्णय पर हमेशा जो दरबारी लोग होते थे, राज्य के जो बड़े बड़े कुलीन लोग थे, पुरोहित लोग थे, उनका प्रभाव देखा जाता है, और यही आगे चल के क्रांति का कारण भी बना। अब इसकी शादी 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच एक संधि होती है। उस संधि के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट की शादी फ्रांस के शासक या राजकुमार लुई 16वां के साथ कर दिया जाता है। ये जो शादी था वो एक तरीके से एक राजनीतिक विवाह था। मतलब ये जो शादी था इसमें विवाह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो देशों का ये विवाह था। इस प्रकार के विवाह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं भारतीय इतिहास में भी। भारतीय इतिहास में भी खास करके जब आप अजात शत्रु बिंबिसार का शासनकाल देखते हैं तो उसने भी वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। उसके बाद जब आप मुगल पीरियड में भी आते हैं तो अकबर ने जोधाबाई के साथ जो विवाह किया था वो भी एक तरीके से राजनीतिक विवाह था, और राजपूतों का सहभागिता लेने के लिए, राजपूतों का दिल जीतने के लिए अकबर ने इस प्रकार के वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ अपनाया था। तो ये जो विवाह था वो इसी प्रकार का एक राजनीतिक विवाह था। ये जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, वो खुद बहुत आराम पसंद थी, और इनको राज्य का जो मान मर्यादा है उसका भी ये ख्याल नहीं रखती थी। इसके अपने कुछ दरबारी लोग थे जो कि हमेशा इनके चाटुकारिता में लगे रहते थे, और ये हमेशा उन्हीं से घिरी हुई रहती थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो राजकुमारी थी वो व्यक्तिगत रूप से राजा को पसंद भी नहीं करती थी, क्योंकि राजा का जो शरीर था वो थोड़ा ज्यादा हैवी था, वजन था, भारी भरकम शरीर होने के कारण ये राजा को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करती थी। फिर भी राजा के ऊपर रानी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। राजा रानी की किसी भी बातों को टालता नहीं था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा और रानी का क्या स्थिति था। जैसे ही लुई 16वां राजा बनता है, वो सर्वप्रथम तुर्जो, जो कि एक महान अर्थशास्त्री हैं, उनको 2 वर्ष के लिए 74 से 76 के लिए इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये तुर्जो एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ राज्य चलाने का इनको अनुभव भी था। लेकिन ये जो व्यक्ति थे वो ज्यादा दिन तक अपने इस पद पर नहीं रह पाए। ये मात्र 2 साल तक अपने पद पर रह पाए। इसके पीछे रीजन ये था कि जो तुर्जो था वो जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है तो इसको समझ में आता है कि जब तक राज्य का ये जो खर्च है, ये जो वित्त व्ययिता है, व्यवसाय में ये जो पूरा पैसा बहाया जा रहा है, जो दरबारी हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, और राज्य के अन्य चीजों पे जो
हाथ खोल के जो पैसा बढ़ाया जा रहा है, ये जो मित व्ययिता किया जा रहा है, जब तक उस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, राज्य का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगा। इसके साथ ये जो अर्थशास्त्री हैं, तो चूंकि इनको राज्य का जो सही स्थिति था उसका आभास था, और इसलिए इन्होंने राजा को ये विचार दिया कि जो मित व्ययिता है, जो खर्च है, उसको कम किया जाए। लेकिन उनके ये जो विचार थे वो राजा के जो कुछ दरबारी लोग थे उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वे लोग तो आराम पसंद लोग थे। वे लोग तो इस तरीके की खर्च करने के आदी हो चुके थे। वो किसी भी प्रकार से इन खर्चों में कमी नहीं होने देना चाहते थे। और ये जो तुर्जो था वो तो ऑफिशियली कभी कभी राजा से मिलता था, लेकिन बाकी जो और उसके चारों तरफ रहने वाले जो दरबारी लोग थे वो हमेशा राजा को घेरे हुए रहते थे, और राजा पे इन दरबारियों का ही प्रभाव था। इसलिए ये जो दरबारी लोग थे वो तुर्जो के खिलाफ राजा की कान भरने लगे। भाई उनको कैसे पसंद आएगा? ऐसा माना जाता है कि जो तुर्जो था उसके पास राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने का बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थी। जैसे वो राष्ट्रीय ऋण को संगठित करना चाहता था, जो कर प्रणाली है उसमें वो सुधार करना चाहता था, व्यापार में मुक्त व्यापार की नीति को ये लागू करवाना चाहता था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि लुई 16वां का जो राज वैद था, जिसने जो अर्थशास्त्रियों को अपने यहाँ संरक्षण देता था, और ये जो अर्थशास्त्री थे वो इस चीज का वकालत करते थे कि व्यापार में भी खुला छोड़ दो की नीति का अनुसरण करना चाहिए। तो ये इन सारे नीतियों को लागू करवाना चाहता था फ्रांस में, ताकि राज्य का जो स्थिति लगातार खस्ता हाल होते जा रहा है उसको सुधारा जा सके। इस समय तक करीब राज्य के ऊपर 2.25 लाख रुपया प्रति वर्ष घाटा में राज्य जा रहा था। लेकिन इनकी बातों को राजा ने नजरअंदाज किया। ऐसा कहा जाता है कि तुर्जो ने राजा को एक बार बताया कि महाराज, इसी तरीके से अगर आप अपने दरबारियों के हाथ का कठपुतली बने रहेंगे, इशारा में उसने कहने का प्रयास किया कि इंग्लैंड का जो अस्टुअर्ट राजा है चार्ल्स प्रथम, उसका सर विद्रोहियों ने काट दिया। तो एक तरीके से वो राजा को ये भी बताना चाह रहा था कि अगर इस प्रकार के दरबारियों के बातों पे आप रहेंगे तो एक ऐसा दिन आएगा कि नंगी भूखी जनता राजमहल को घेर लेगा और आपके साथ भी वही व्यवहार किया जा सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि तुर्जो ने राजा को आने वाले जो विपत्तियां थी उससे, मतलब आने वाले विपत्तियों के बारे में इसने एक तरीके से सतर्क करने का प्रयास किया, परंतु राजा ने इसे इन्हें पद से हटा दिया। अब तुर्जो के बाद नेकर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये जो नेकर है वो स्विट्जरलैंड का ये निवासी था, और पेरिस में ये महाजनी का काम करता था। जब इसको प्रधानमंत्री बनाया गया तो इसने भी राज्य का जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने का जो प्रयास था उसको करना शुरू किया। लेकिन ये इस बात को जानता था कि जो दरबारी लोग हैं, खास करके जो कुलीन और पुरोहित वर्ग के लोग हैं, उनका विरोध करके
या इस प्रकार की कोई योजनाओं को लाकर जिससे इनके हितों को नुकसान पहुंचे, हम ज्यादा दिन तक इस पद पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुर्जो के साथ जो स्थिति हुआ था उससे ही अवगत था। इसलिए इसने जो ऋण प्रणाली है उसमें सुधार करने का प्रयास किया और साथ ही साथ इसने राष्ट्रीय ऋण लेने की योजना बनाई ताकि राज्य का जो खर्च है उसको चलाया जा सके। लेकिन ये जो पुरोहित और कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हें इनका ये योजना भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जो ऋण का जो नीति था, मतलब ऋण कर लगाने का जो नियम उसने बताया, उससे इन लोगों को लगा कि जो अभी तक हम कर से मुक्त हैं, विशेषाधिकार प्राप्त है हम लोगों को, तो शायद ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी कर देना पड़े। इसलिए ये जो दरबारी लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और इसके खिलाफ भी राजा को कान भरना शुरू किया। इट मीन्स षड्यंत्र करना शुरू किया। विरोधियों ने नैकर को विदेशी कहकर उसकी खिलाफत की। बोला गया कि भाई ये तो विदेशी है, ये हमारे देश का नहीं है। इसके साथ ही ये जो नैकर था वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। जैसे ईसाई धर्म में भी दो अलग अलग मत को मानने वाले हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। उस समय फ्रांस में कैथोलिक धर्म का बोलाबाला था। राजा खुद कैथोलिक धर्म को मानता था। राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी कैथोलिक धर्म को मानते थे। चर्च भी कैथोलिक धर्म को ही मानता था। इसलिए ये जो विरोधी लोग थे वो यह कहकर षड्यंत्र करने लगे कि यह तो कैथोलिक है, ये तो प्रोटेस्टेंट है और ये हम लोगों का भला नहीं कर सकता है। खास करके जो रानी थी, रानी के जो अपने संबंधी थे, सगे संबंधी थे, या जो दरबारी लोग रानी को घेरे रहते थे, जिनका रानी के ऊपर बहुत प्रभाव था, उन्होंने रानी को इस बात के लिए राजी कर लिया, खुश कर दिया कि इसको इसके पद से हटाया जाए। और रानी के दबाव में आकर राजा ने भी इसे इसके पद से हटा दिया। कहता है कि लेकिन तुर्जो अपने पद से जाते जाते इसने एक काम किया। इसने राजा को एक आवेदन पत्र लिखा, जिस पत्र में उसने राज्य के आर्थिक स्थिति का सही जानकारी राजा को देने का प्रयास किया, ताकि राजा को राज्य की सही वित्तीय स्थिति का पता चल सके। क्योंकि ये जो दरबारी लोग थे वो हमेशा राजा को अंधकार में रखते थे। इसके साथ ही इसने राजा को जो लिखे गए पत्र थे उसकी 80,000 कॉपियां लोगों में भी बंटवा दी, जिससे फ्रांस के जो लोग थे उनको फ्रांस की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करने का उनको मौका मिला। और उनको लगा कि भाई फ्रांस का जो स्थिति है वो तो बहुत खराब है, और अगर यही स्थिति रहा तो फ्रांस एक दिन दिवालिया हो जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जाते जाते नैकर ने फ्रांस के लोगों में एक जन भावना, जन आकांक्षा और क्रांति के लिए एक प्रेरणा का जो माहौल है, वातावरण है, वो तैयार करके गया है। इस नैकर को भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद कैलोन को प्रधानमंत्री बनाया गया। कैलोन जो था वो खुद एक दरबारी था, इसलिए इसको पता था, ये सब कुछ जान रहा था कि पहले जो दो प्रधानमंत्री हैं उनको क्यों उनके पद से हटाया गया है। इसलिए इसने अपने पद पर रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे
जो पुरोहित और कुलीन वर्ग के लोग हैं उनके विशेषाधिकारों का हनन हो। और इस क्रम में 4 वर्ष में इसने 90 करोड़ रुपया उधार लिया। अब स्थिति ये हो गया कि जो उधार देने वाले व्यक्ति थे, उधार देने वाले जो लोग थे, उन्होंने फ्रांस को उधार देने से भी मना कर दिया। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उधार, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्था को उधार तब दिया जाएगा जब उसके पास क्रेडिट हो, क्रेडिबिलिटी हो कि भाई वो हमारा उधार रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। लेकिन यहां तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं था कि भाई वो हमारा ऋण यहां से लौटाया ही नहीं जा रहा था, बल्कि हमेशा ऋण लिया जा रहा था। इसलिए इस प्रकार के जो ऋण थे वो अब मिलना भी बंद हो गया। इस स्थिति में अब ये जो कैलोन है वो राजा को सही सही जो स्थिति है उसको बताता है और कहता है कि अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले समय में फ्रांस को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता है। और आपको एक विशिष्ट लोगों की कम से कम सभा बुलानी चाहिए और उसमें सारे लोगों को ये बताना चाहिए या उनसे सलाह लेना चाहिए, क्योंकि अब जो ये विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे जो कि अभी तक कर नहीं दे रहे थे, उन पर भी कर लगाने के अलावा फ्रांस के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिर्फ यही एक उपाय है जिससे फ्रांस को दिवालिया होने से बचाया जा सकता है। इसके अनुरोध पर राजा जो है वो प्रमुख लोगों की एक सभा बुलाता है 1786 ईस्वी में। वहां ये बताया जाता है, ये जो विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट लोगों की जो सभा है उसमें सिर्फ कुलीन और पुरोहित वर्ग के लोगों को ही बुलाया जाता है। जनसाधारण, आम जनता जो है उसके जो प्रतिनिधि हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि आम प्रतिनिधि जो आम जनता है वो पहले से ही टैक्स के बोझ से वो दबी पड़ी थी। और इस समय तक ये जो आम जनता है उसके बीच एक नया वर्ग का जन्म हो चुका था जिसे हम मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास वर्ग भी कह सकते हैं। ये वैसे वर्ग थे जो कि फ्रांस में औद्योगिकीकरण के कारण ओवरसीज ट्रेड से, व्यापार से, विदेशों में व्यापार से इस वर्ग ने खूब पूंजी बना लिया था, खूब पैसा बना लिया था। कुछ लोग तो इतना ज्यादा धनी हो गए थे कि वो कुलीन और पुरोहितों को भी पीछे छोड़ दिए थे। मतलब कुलीन और पुरोहित वर्ग के जो लोग थे वो पैसा, आर्थिक स्थिति में ये मध्यम वर्ग के लोगों के सामने कुछ नहीं थे। लेकिन ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके पास राजनीतिक अधिकार कुछ नहीं थे। राजनीतिक अधिकार जो था वो अभी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही मिल रहा था, मतलब कुलीन और पुरोहित वर्ग के लोगों को ही मिल रहा था। इसलिए ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे इनका मानना था कि भाई ये जो विशेषाधिकार दिया गया है इन लोगों को वो सही नहीं है, या तो इस विशेषाधिकार को खत्म किया जाए या फिर हम लोगों को भी ये अधिकार दिया जाए। खैर, जो तीसरे वर्ग के लोग थे, थर्ड स्टेट्स के लोग थे या आम जनता के जो प्रतिनिधि थे उनको नहीं बुलाया गया और कुलीन और पुरोहित वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि भाई फ्रांस के ऊपर करीब 12 करोड़ वार्षिक घाटा आ रहा है और 24 करोड़ इसका राष्ट्रीय ऋण हो गया है। इसलिए फ्रांस को अब आर्थिक दिवालियापन होने से बचाने का बस एकमात्र उपाय यही है कि सारे लोगों पर समान रूप से कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। अब ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो लोग हैं, जो अभी तक
इन्होंने टैक्स नहीं दिया है, बल्कि चर्च तो 1/10 मतलब 1/10 भाग किसानों से ही अभी तक वसूल कर रहा था। इसके पास विशेषाधिकार था कि किसानों से ये टैक्स वसूल करें। अब भाई वो क्यों टैक्स देना चाहेगा, वो क्यों कर देना चाहेगा? यहां थोड़ा सा एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, यहां थोड़ा सा सिर्फ रिमाइंड कर देते हैं कि ये जो कुलीन और पुरोहित वर्ग के लोग थे, इनमें भी 2 कैटेगरी के लोग थे। कहता है कि एक ऐसे कुलीन लोग थे जिनके पास अब कुछ पैसा उसा बचा हुआ था, या व्यापार वाणिज्य से उन्होंने पैसा बनाया था। तो दूसरे ऐसे भी कुलीन लोग थे जो कि सिर्फ कहने के लिए कुलीन रह गए थे। उनका जो वास्तविक स्थिति था वो मध्यम वर्ग के लोगों के जैसा ही था या उनसे भी खराब था। तो वो सिर्फ नाम के कुलीन थे, लेकिन वो अपने आप को कुलीन समझते थे। उसी प्रकार से जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, उनमें से जो एक वर्ग के लोग थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, वो उनका धर्म पे भी विश्वास खत्म हो गया था। वो मांस मदिरा का सेवन करते थे, अन्याय करते थे, गलत काम करते थे। और जो दूसरा बड़ा वर्ग था पुरोहितों का, उन्हें ही चर्च के जो सारे काम थे, पूजा पद्धति, ये सारे ये लोग अपना रहे थे। लेकिन इनका स्थिति जो था वो भी आम जनता से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए कुलीन और पुरोहित वर्ग में भी वैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा धनाढ़ नहीं थे या अपने अधिकारों का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे थे, वो भी इन विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। और बाद में जब क्रांति हुआ तो इन लोगों ने भी आम जनता का साथ दिया। अब चूंकि ये जो विशेष लोगों का ये जो अधिवेशन बुलाया गया, उसमें जो कुलीन और पुरोहित वर्ग के लोग थे जो कि इस प्रकार के बदलाव को पसंद नहीं करते थे, उनके दबाव में आकर राजा को कैलून को भी उसके पद से बर्खास्त करना पड़ा। और कैलून के पद से बर्खास्त होते ही ये जो प्रमुख लोगों की सभा थी वो भी बर्खास्त हो गई। मतलब सुधार का ये जो एक प्रयास कैलून की तरफ से किया गया था, क्रांति को रोकने का ये सबसे अंतिम जो उपाय था, वो भी असफल हुआ। अब राजा यहाँ लोगों को समझाता है और कहता है कि भाई हम जो है इसका समस्या का समाधान खुद निकाल लेंगे। वही पुरोहित और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुछ लोग, उनके मंत्रणा से राजा जो है ये बात बोलता है। और इसके लिए वो 2 नए जो टैक्स हैं वो लगाने की बात करता है। जो 2 नए कर हैं वो लगाए जाएंगे, और वो लगाए जाएंगे किनके ऊपर? तो जो साधारण जनता है, जो थर्ड स्टेट्स वाले लोग हैं, जो अभी तक कर दे ही रहे थे और कर के बोझ से दबे हुए थे, उनके ऊपर और 2 कर लगाया जाएगा। और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो जिनको विशेषाधिकार मिला है, उनको कर देने का कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार जब ये 2 नए कानून पार्लियामेंट के पास भेजे जाते हैं, वही पेरिस का जो न्यायालय है वहां, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी जो कानून होता था वो पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड किया जाता था और उसके बाद वो कानून का रूप लेता था। तो जब ये 2 नए कानून पार्लियामेंट के पास भेजा गया तो पार्लियामेंट ने इसे रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार के जो अस्थाई टैक्स हैं, कर हैं, वो लगाने का अधिकार, नए टैक्स जो है वो लगाने का अधिकार स्टेट जनरल को है। मतलब स्टेट जनरल का जो अधिवेशन होगा,
स्टेट जनरल्स के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास किसी नए टैक्स लगाने का अधिकार है और किसी के पास नहीं है। इसलिए इसने राजा से अनुरोध किया कि स्टेट जनरल का जो अधिवेशन है वो बुलाया जाए और वहां जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो ये निर्णय लें कि टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं। इससे जो राजा है वो नाराज हो जाता है और पेरिस का ये जो पार्लियामा है उसको बर्खास्त कर देता है। लेकिन चूंकि इस समय तक ये जो पार्लियामा है वो जनता का एक प्रतिनिधि का जो रूप है वो ले चुका था। जनता जो है वो पार्लियामा की तरफ हमेशा देखते रहती थी कि पार्लियामा का क्या निर्णय आता है। ये जो सारा स्थिति था उससे जनता भली भांति अवगत थी। जनता ये जान रही थी ये जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं वो किसी प्रकार से सुधार नहीं होने देना चाह रहे हैं और राजा भी उनकी बातों में आकर इस प्रकार के सुधार को करने से इनकार कर रहा है। इसलिए पार्लियामा को तो बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जनता का भारी दबाव होने के कारण राजा को स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन है वो बुलाना पड़ा, क्योंकि राजा को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर स्टेट जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा तो जनता विद्रोह कर दे। तो इस प्रकार हमने यहां देखा कि राजा और राज दरबार का क्या स्थिति था। आशा है कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हम फिर मिलते हैं, एक नए टॉपिक तो सेम ही होगा, बस इसका जो पार्ट होगा वो आगे इसको बढ़ाते हुए अब हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टेट्स जनरल का जो अधिवेशन बुलाया जाता है वहां जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट्स के लोग वो किस प्रकार वहां इकट्ठा होते हैं, वोटिंग का क्या प्रणाली होता है, जिसके कारण ही वोटिंग की प्रणाली में मतभेद होने के कारण ही विद्रोह आगे बढ़ता है। तो क्रांति का जो प्रादुर्भाव है, मतलब क्रांति का जो श्री गणेश है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।